संसद में पहले कृषि मंत्री ने कहा, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि क्लॉज बाय क्लॉज किसान क्यों नहीं बात कर रहे हैं, किसान नेता, और ये बता क्यों नहीं रहे इन कानूनों में काला क्या है। कृषि मंत्री ने कहा काला कानून तो कहते हैं लेकिन ये नहीं कहते इसमें काला क्या है। यही प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि आंदोलन ऐसा है वैसा है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है बोलते हैं, ये नहीं कहते इन कानूनों में कमी क्या है। तो जरा 3-4 मिनट दर्शकों के लिए, चूंकि बार बार ये सवाल उठता है, आप भी सैकड़ों बार इसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन एक बार फिर सही नए दर्शक होंगे कि इन कानूनों में काला क्या है, उन दोनों का जवाब कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री का। देखिए, मैं मोटे रूप में ये बताना चाहता हूँ कि ये तीनों कानून जो हैं, ये तीनों कानून आपस में मिले हुए हैं, बल्कि एक ही मोटिव है इनका। वो मोटिव ये है कि किसान जो खेती करते हैं, इस खेती के ऑक्यूपेशन को एक नए मॉडल के रूप में वो बनाना चाहते हैं, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि ये कॉरपोरेट खेती या कॉन्ट्रैक्ट खेती के रूप में एक बड़े फार्मिंग, क्लस्टर फार्मिंग के रूप में इसको डेवलप करना चाहते हैं। हमारा ये मानना है कि हमारे जैसे देश में जिस तरह का हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें एग्रीकल्चर का अगर लैंड में हो रही इन्वेस्टमेंट और फिर उसकी मार्केटिंग को अगर हम सेंट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं या करेंगे, तो बहुत बड़ा हिस्सा लोगों का खेती से बाहर निकल जाएगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारा ये पुराना एक्सपीरियंस ये हो चुका है कि एक समय तक कुछ देशों में, यूरोपियन देश हैं, अमेरिका जैसे देश हैं, वहाँ जो खेती में लगे हुए लोग थे उनको एनिहिलेट करके, ख़त्म करके एक नया जो सिस्टम बनाया था, उससे लोगों को लगने लगा कि शायद ये सिस्टम बहुत अच्छा है। लेकिन जिस सिस्टम में हमारे जैसे देश, जो देशों को उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले उन लोगों ने बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन करके अपना स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया था, उनकी दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे तो यहाँ उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हमारे तो ना उस तरह के बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, ना उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाया। तो हमारे इस देशों में इस तरह का बड़ा कॉरपोरेट हाउस जो हैं, वो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट खेती के जरिए उस तरह जाना है, वो ये खेती के लिए एक तरह का खेती और उसमें लगे हुए लोगों को एकदम बाहर निकाल के उनको एक तरह का इस ऐसी स्टेज में धकेलना है जिसमें वो अनएम्प्लॉयड जो वर्कर है, जिसको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, उस तरह का बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं ये। हाँ, अगर ये होता कि यूरोपियन देशों, अमेरिका की तरह शायद 96% लोग इंडस्ट्री में हैं, सर्विस सेक्टर में हैं, अगर हमारे देश में वो संभावनाएं होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर यहाँ तो अभी बड़ी गिनती में लोग जो है 60% के खिलाफ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और ये जो सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री जो है, ये तो आज के युग में एकदम बल्कि नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से इससे भी लोग बाहर आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि एग्रीकल्चर में मान लीजिए एक ट्रैक्टर में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीनरी लगा के वहाँ से लोगों को फ्री कर देते हो, छोटी फार्मिंग में भी, तब भी लोगों का हाल जो अच्छा नहीं रहेगा। लोगों को मतलब के बाहर निकाल के, काम एक चीज़ है, काम तो एक चीज़ है, मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक जो ह्यूमन बीइंग की जो फीलिंग है, ये भी नहीं आती जो आदमी ऑक्यूपेशन में नहीं होता है। कमा के लाना एक दूसरी चीज़ है, लेकिन काम में लगे रहना भी एक बड़ी चीज़ होती है। तो इस तरीके से मेरा ये मानना है कि जैसे प्राइवेटाइजेशन ने, कॉरपोरेटाइजेशन ने अदर जो सेक्टर्स हुआ, इंडस्ट्री में भी हम देख रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज में, टेलीकम्युनिकेशन में, एजुकेशन में जो हाल किया है, वो इतना बल्कि आम देशवासियों के लिए, आम मेहनतकश लोगों के लिए इतना एडवर्स हालतें बना दी है कि उसको कान को सीधे पकड़ने की बजाय, उसको ठीक करने की बजाय, जैसे लोग बोलते हैं, मुझे कई बार पूछते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई पूछता नहीं है, प्राइवेट में ये हो जाता है। तो मेरा ये कहना भी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस से भी, PGI चंडीगढ़ भी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ बहुत अच्छी एजुकेशन होती है। बल्कि सवाल तो ये है कि जो कल्चर डेवलप करना है हमारे रूलर्स ने, उसमें अगर काम नहीं करने का कल्चर, भ्रष्टाचारी है, उसको ही बढ़ावा देना है,
तो फिर प्राइवेटाइजेशन लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन अल्टीमेटली वो कॉरपोरेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जो है वो ह्यूमन बीइंग को, वर्कर को, दलितों को, आदिवासियों को, मेहनतकश लोगों को कुछ देती नहीं है। उनको एक तरह की पॉपुलराइजेशन की तरफ, उनको एक बल्कि इनह्यूमन उस तरफ धकेलती है, जिसमें उसको अपनी एग्जिस्टेंस भी, आइडेंटिटी भी दिखाई देती का मैं उसको लगता है मैं कहाँ आ गया यहाँ। मैं दो काउंटर सवाल है कि जो बात आप जितनी बातें अपने जितने खतरे दिखाए गिनाए प्राइवेटाइजेशन का, उसमें छोटे किसान, गरीब और दलित, मेहनतकश, उनकी मुश्किलें होगी कॉरपोरेट के आने से, लेकिन जो प्रधानमंत्री कहते हैं या सरकार बार बार कहती है कि जो होने वाला नहीं है उसका डर दिखाया जाता है, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। कोई दूध की डीलिंग करता है दूध खरीदने का तो भैंस खोल के थोड़ी ले जाता है। तो ये वो चीज़ों का डर दिखा रहे हैं जो नहीं हो रहा है। और इसी क्रम में बहुत सारे लोग जो अशोक गुलाटी टाइप के लोग कहते हैं कि 91 में जैसे रिफॉर्म हुआ था, बहुत सारे लोगों ने तब भी विरोध किया था। तो ये वो लोग हैं जो किसी भी तरह के रिफॉर्म का विरोध करते हैं, इसको कैसे कहेंगे? नहीं, 91 में भी जब रिफॉर्म हो रहा था तो कुछ लोगों ने थ्योरी, ट्रिकल डाउन थ्योरी के जरिए बोल रहे थे कि लोगों के पास नीचे सब कुछ जाएगा, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है। नंबर वन, जो डिफरेंस है लोगों का, बल्कि पूंजी का देख लो, लैंड का देख लो, बल्कि इन अनइक्वल स्टेटस जो लोगों का कितना बढ़ गया है। बल्कि ये जो लोगों को बोलना कि अब आपके पास एक टेलीफोन आ गया है, आपके पास ये आ गया है, इससे और आने वाले समय में देखो कि लोगों का अल्टीमेटली जो उनका ऑक्यूपेशन है काम में भी, और फाइनली जो एक इंसान को जो सेटिस्फेक्शन चाहिए वो प्राप्त करने में भी धीरे धीरे बहुत उससे इंसान जो है पीछे जा रहा है। और फाइनली उसमें जो ये जो लोग बोल रहे हैं उसमें मशीन जो है, उसमें नई टेक्नोलॉजी जो है, जो इस मॉडल का इसेंशियल पार्ट है, वो इस तरह का माहौल पैदा कर रही है जिसमें अल्टीमेटली जो लोअर सेक्शन है लोगों के, वो वर्कर्स हैं या जिसका मैंने पहले नाम लिया है, वही असल में विक्टिम है, वही रिसीविंग एंड पर हैं। उनको आप देखोगे कि अगर किसी को लगता है कि एक फ़ोन लेने के बाद कोई सेटिस्फेक्शन नहीं जी रहा, ये बात नहीं। मेरे मुताबिक बिना फ़ोन वाला किसान जो खेती में काम करता है, 2 टाइम रोटी खाता है, ही इज़ ए मोर सेटिस्फाइड ह्यूमन बीइंग देन दिस ह्यूमन बीइंग। अच्छा, प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं कि ये विकल्प है, ये ऑप्शन है, आपको अगर सरकारी मंडी में एपीएमसी में बेचना है वहाँ बेचो, हम तो एक प्राइवेट अलग से दे रहे हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है तो करो, नहीं करनी है तो नहीं करो, कोई जबरन गर्दन पकड़ के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कराएगा। तो ये विकल्प है, इसको आजमा के देखो, इसका काउंटर क्या है? नहीं, इसका काउंटर देखिए, ये है प्रैग्मेटिक अप्रोच, मतलब आप ये करके देखो। हमारा ये कहना है कि क्योंकि मैं तो थोड़ा साइंस का विद्यार्थी भी हूँ, बहुत सारी चीज़ें अगर मैं आज ये कहूँगा कि आपको कि आपकी आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन ऐसे नहीं ऐसे करवा के देख लो, मतलब नेचुरल साइंस में, हालांकि सोशल साइंस वैसे नहीं लगती है, लेकिन सोशल साइंस में बहुत सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो चुकी हैं या हो रही। वन सेकेंडली, आखिरकार यही सोसाइटी है, इसी में चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना है ना। हमने प्राइवेट हेल्थ एंड पब्लिक हेल्थ सिस्टम का कंपैरिजन करके देख लीजिए आप, आज लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं दे कांट अवेल प्राइवेट हेल्थ। अगर प्राइमरी हेल्थ को भी आप प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में ले जाओगे तो लोगों को तो एक मलेरिया का इलाज भी लोग नहीं करवा सकते हैं। तो ये जो मॉडल का बोल रहे हैं ऐसे करके देख लो, फाइनली वो जो प्राइवेट मॉडल जो लेके आ रहे हैं, मंडी और प्राइवेटाइजेशन जो है दोनों जुड़े हुए हैं, और इसमें कोई भी आप, चाहे वो कोई चीज़ है या सर्विसेज है, वो कोई भी चीज़ आप अगर खरीद सकते हो तो वो ठीक है, नहीं खरीद सकते हो नहीं, ये असल में इसका इसेंशियल पार्ट है। मेरा ये कहना है कि वो जो लोग कहते हैं कि इसको ट्राई करके देख लो, वो है कि वो किसी भी इंसान को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपको कौन सा कंपल्शन है, लेकिन मुझे ये पता है कि फाइनली इसका रिजल्ट ये होगा, तो मैं क्यों मानूँ ये बात? कोई इनोसेंट आदमी मानेगा ये बात जरूर कि मोदी जी कह रहे हैं भाई ठीक करके देख लो। तो मैं तो अभी कुछ चीज़ों को देख चुका हूँ, कुछ किताबें पढ़ी हैं, कुछ और चीज़ें देखी हैं, अभी जो पिछले 200-100 साल का जो इतिहास है, इसमें कोई बोले कि
हथियार बनाने की, हथियार तो हमारे लड़ाई को रोकने के, फाइनली तो मारने के काम ही आते हैं ना कुछ चीज़ें। तो ये जो चीज तर्क जो है किसी को अच्छा लग सकता है, मुझे नहीं ठीक लगता है। आखिरी सवाल उन्हीं से, चूंकि उस प्रधानमंत्री के भाषण के बाद पहली बार आपसे बात कर रहा हूं, और वो एक तर्क देते हैं और जाहिर है जिनको आप एड्रेस करते हैं वो उसका काउंटर सुनना चाहते हैं। जो उन्होंने कहा कि देश में छोटे किसानों की आबादी 68-70% है, 2 हेक्टेयर से कम वाले किसान, तो हम उनकी चिंता कर रहे हैं। 2 खांचे में उन्होंने किसानों को बांटा था संसद में भाषण में, छोटा किसान, बड़ा किसान, तो उनकी चिंता क्यों न करें, और इन कानूनों से उन किसानों का फायदा होगा जो 2 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर से नीचे वाले या सीमांत किसान हैं। बिल्कुल गलत, 100% गलत बात है ये। छोटे किसानों को अगर फ़ायदा पहुंचाना है तो पब्लिक सिस्टम से उनको सब्सिडीज दो, उनके कोऑपरेटिव्स बनाओ, उनको मार्केट प्रॉपर दो, अगर उनका कुछ भला चाहते हो। ये प्राइवेटाइजेशन तो उनको लैंडलेस करेगी, वो मंडी उनका शोषण करेगी, उनको कुछ नहीं, बल्कि उनका, छोटे किसान हैं यहाँ, छोटे किसानों को ऑलरेडी उनका ठीक रेट नहीं मिलने से या उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से ऑलरेडी दे आर इन ए प्रॉब्लम। नो, आई एग्री विद यू, बट उनका अगर कुछ बंद खलासी करना चाहते हो तो 2 ही चीज़ें हैं। उनका लैंड जो है, छोटा लैंड होने से खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो उनको कैसे हम बड़ा लैंड होल्डिंग बनाए, दैट इज़ ओनली उनकी सहमति से उनको कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित करना, उसके लिए इनपुट्स के लिए उनको सब्सिडाइज करना, उनकी जो प्रोडक्शन है उसकी प्रोडक्शन की श्योर्ड उसको मार्केटिंग की गारंटी देना, और उसमें भी उनको अगर जैसे बाकी देश देते हैं किसानों को, उनको मैक्सिमम सब्सिडी देके उनको इस सिस्टम में एग्जिस्टेंस के लिए नहीं बल्कि एक डेवलप्ड स्टेटस में रहने के लिए उनको हेल्प करना, ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है, ना कि किसी प्राइवेट हाउस के पास, प्राइवेट मंडी के सामने छोड़कर किसी छोटे आदमी का। ये तो वही बात है कि ठंड का मौसम है और बुजुर्ग को भी बोलो और बच्चे को भी बोलो और यंग लोग को भी बोलो, ठीक है आप तीनों आपस में देखो कौन इसमें बचता है। ये आर्गुमेंट ठीक नहीं है, बल्कि मेरे मुताबिक तो छोटे मझले किसान जो हैं 2 हेक्टेयर से कम वाले, उनको तो स्टेट की पब्लिक इंस्टीट्यूशन की ज़्यादा ज़रूरत है, मिडिल और रिच फार्मर से और लैंडलॉर्ड से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, शुक्रिया दर्शन पाल।